again welcomed in my online classes. I am Sushil sir and now I am going to teach you chemistry of class 10th lesson 1 chemical reactions and equations part 3. Students, as we have discussed in part 2nd in previous part about the type of chemical equations, about the balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में ये जाना कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड फॉर्म में लिखा जाएगा तो इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं होगा और हमारा केमिकल रिएक्शन सही नहीं माना जाएगा. तो स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाई वी मस्ट बैलेंस एन इक्वेशन दैट इज नॉट बैलेंस्ड. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करना होता है कि क्या इक्वेशन दिया हुआ है उसे बैलेंस केवल करना है या फिर हमें कोई प्रोसेस बताया जा रहा है और हमें खुद वर्ड इक्वेशन फॉर्म करके फिर स्केलेटल इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसे बैलेंस करना है. तो स्टूडेंट्स, अगर हमें केवल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मिलता है तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेप से. लेकिन अगर हमें मिलता है कोई सेंटेंस के रूप में, उदाहरण के लिए एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे ले रखा है लास्ट में, व्हाट हैपेंस, क्या होता है व्हेन स्टीम इज पास्ड, जब भाप को गुजारा जाता है ओवर द हीटेड आयरन पीस, गर्म लोहे के टुकड़े पर. स्टूडेंट्स, अब ये केमिकल इक्वेशन हमारा हमें बनाना पड़ेगा. पहले वर्ड फॉर्म बनाएंगे, वर्ड फॉर्म में लाएंगे, वर्ड इक्वेशन बनाएंगे, फिर आयरन और स्टीम के फार्मूलों को लिखेंगे जिसे हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन बनाएंगे. फिर बॉक्सिंग करेंगे, फाइटिंग नहीं, बॉक्स में फार्मूलों को क्लोज करेंगे जिससे हम बैलेंस करने के चक्कर में किसी फार्मूले के किसी पार्टिकुलर एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट की एटॉमिसिटी, यानी जो सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है वो एटॉमिसिटी कहलाता है. एग्जांपल के लिए H2O देख रहे हैं आप, तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है जो सबस्क्रिप्ट है. तो स्टूडेंट्स, हम ये सब सीखेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग, तो संतुलित करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है. लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग इन ए केमिकल रिएक्शन. बैलेंसिंग मेक्स इट श्योर दैट द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स. Thus, balancing an equation satisfy the law of conservation of mass. तो स्टूडेंट्स, किसी रासायनिक अभिक्रिया में संतुलन इस बात को विश्वस्त करता है कि उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी प्रोडक्ट्स का मास बनने वाले न्यू सबस्टेंस जो हमारे यानी टोटल रिएक्टेंट्स का मास टोटल प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है. इस बात को विश्वस्त करता है बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन. और इस प्रकार जो 9th में हमने पढ़ा था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोग के नियम की पुष्टि करता है, जिसमें से महत्वपूर्ण नियम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो
तो स्टूडेंट्स दैट इज व्हाई नाउ यू न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग। अब आपको बैलेंसिंग का इम्पोर्टेंस लग गया पता। अब हम नाउ वी डिस्क्राइब स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम किसी समीकरण, किसी केमिकल इक्वेशन को संतुलित करने में आने वाले चरणों का, स्टेप्स का स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट है स्टेप फर्स्ट टू राइट द वर्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अभी जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है, व्हाट हैपेंस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर द हीटेड आयरन पीस। जब गर्म लोहे के टुकड़े पर भाप पास किया जाता है, भाप बुझाए तो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये हम जानते हैं कि जब गर्म लोहे के टुकड़े पर स्टीम पास होता है तो मैग्नेटिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? मैग्नेटिज्म ऑक्साइड। मैग्नेटिज्म ऑक्साइड। स्टूडेंट्स हम आयरन के बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि आयरन Fe और कॉपर Cu ये एक्सेप्शनल बैलेंस शो करते हैं। स्टूडेंट्स Fe2 और Fe3। तो स्टूडेंट्स जो Fe2 है उसे हम फेरस कहते हैं और Fe3 को हम फेरिक कहते हैं। फेरिक FERIC, फेरिक, समझ गए? जिसकी यानी अगर हम Fe की बैलेंसी 2 लेते हैं तो क्या है? फेरस। क्या है? फेरस। और अगर Fe की बैलेंसी 3 लेते हैं तो उसे क्या पढ़ेंगे? फेरिक। क्या पढ़ेंगे? फेरिक। अब अगर हम आयरन ही कहेंगे तो फेरस 3 बैलेंसी वाले को फेरस कहते हैं 2 बैलेंसी वाले को, उसे हम बोलेंगे आयरन सेकेंड। यानी फेरस को आयरन सेकेंड क्योंकि बैलेंसी 2 होती है और फेरिक को आयरन थर्ड क्योंकि बैलेंसी 3 होती है। तो स्टूडेंट्स आते हैं टू राइट द वर्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द एट द लेफ्ट हैंड साइड put an arrow mark and write the names of products at RHS। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हम इसी समझेंगे कि हमें कैसे करना है। हमें सबसे पहले लिखना है वर्ड इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखना है? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है? रिएक्टेंट्स क्या है? H2O है, स्टीम और आयरन पीस। आयरन पीस तो हम लिख लेते हैं Fe यहां पे बता दें कि ये फेरस है क्योंकि इसकी बैलेंसी 2 है। फेरस Fe, लेकिन पहले हम लिख ले फेरस या आयरन सेकेंड। आयरन सेकेंड। मैं यहां पे बता दूं आयरन सेकेंड कहते हैं फेरस को क्योंकि इस समय हम जब सेकेंड कहेंगे आयरन सेकेंड तो बैलेंसी 2 लेंगे। तो Fe2 यानी Fe आयरन सेकेंड प्लस स्टीम स्टूडेंट्स ये हम क्या लिख चुके हैं? हम लिख चुके हैं आपका रिएक्टेंट्स। अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारा क्या आता है? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड क्या आता है? फेरस
ऑक्साइड। क्या था स्टूडेंट्स? फेरस ऑक्साइड। शायद आप समझ गए होंगे। लेकिन यहां हीट आयरन पीस है, अब हमें मिल जाएगा मैग्नेटिज्म ऑक्साइड। मैग्नेटिज्म ऑक्साइड। मैग्नेटिज्म ऑक्साइड स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है? ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। बीच में हमने ये एरो लगा रखा है। अब हम फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर चुके, अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सीधे तो मैग्नेटिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं when ferrous reacts with oxygen it forms ferrous oxide, iron second oxide, and when ferric reacts with oxygen it gives ferric oxide, that is Fe, the iron third oxide, and when we combine the two types of oxides we get magnetism oxide। तो स्टूडेंट्स, जब आयरन सेकेंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। और जब आयरन थर्ड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड। और अगर हम इन दोनों ऑक्साइडों को कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैग्नेटिज्म ऑक्साइड, मैग्नेटिज्म ऑक्साइड। चलिए, ये एडिशनल नॉलेज थी। अब हम आ जाते हैं आफ्टर राइटिंग फार्मूले टू राइट द सिंबल एंड फार्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड इनक्लोज द फार्मूला इन बॉक्सेस। अब हमें क्या करना होगा? हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में मौजूद प्रत्येक सब्सटेंस के लिए फार्मूला लिखना होगा। पहले क्या है? आयरन सेकेंड, आयरन सेकेंड। चलिए लिखते हैं Fe2। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने बताया था क्लास 8 में भी कि ऑल द मेटल्स आर रिटन विदाउट एनी सबस्क्रिप्ट बिकॉज एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बिकॉज एट 100 डिग्री टेम्परेचर the valency of every metal is found to be 1। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Fe लिख लेते हैं। आयरन सेकंड के लिए लिखते हैं Fe प्लस Fe के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स आर नॉट मोनो एटॉमिक। मैं बताया कि अभी किसी भी मेटल के बाद सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा जाता क्योंकि वे सब मोनो एटॉमिक होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स एक्सेप्ट द एलिमेंट्स फाउंड इन 18th ग्रुप, 18th ग्रुप में पाए जाने वाले लोग छोड़कर बाकी लोग डायाटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ आपको स्टील H2O, तो आप लिखते हैं H2O। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि क्या बना है? मैग्नेटिज्म ऑक्साइड। अभी मैंने आपको बताया था
कि जब Fp यानी जब Fe सेकेंड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो इसकी 2 होती, इसकी 2 होती, ये बन जाता है FeO। क्या बन जाता है? FeO, क्योंकि 2 आगे आ जाता है, 2 हो जाता है इक्वल। और जब आयरन थर्ड रिएक्शन करता है तब क्या होता है? तब ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की क्रिस क्रॉस मेथड से ऑक्सीजन की वैलेंसी आएगी फेरिक के पास, तो यहां आ जाएगा 2, और फेरिक की वैलेंसी जाएगी ऑक्सीजन के पास, तो यहां हो जाएगा 3। अब अगर दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो क्या मिलेगा? Fp1 प्लस Fp2 इक्वल टू Fp3। Fe3O4 क्या मिला? Fe3O4। ये स्टूडेंट्स किसका फार्मूला है? ये मैग्नेटिज्म ऑक्साइड का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? मैग्नेटिज्म ऑक्साइड का। क्लियर हुआ? चलिए हम लिख लेते हैं फार्मूले के रूप में। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा Fe3O4। अब आफ्टर राइटिंग फार्मूले ऑफ ईच एलिमेंट आर कंपाउंड पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन, तो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे आयरन सेकेंड, स्टीम और प्रोडक्ट था मैग्नेटिज्म ऑक्साइड, तो उन सब का हमने फार्मूला लिख दिया। और अब इनक्लोज इन बॉक्सेस, अब इनको हम बॉक्स में इनक्लोज कर दें। क्यों कर दें? सो दैट आगे हम भूलने न पाए किसी भी पार्टिसिपेंट को। तो हम इसको अब बॉक्स में करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लिखते हैं अगले स्टेप पे आते हैं। टू लिस्ट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ एरो एंड सेलेक्ट द फार्मूला हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन LHS और RHS दोनों तरफ कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं और उनकी हम लिस्ट बना लेते हैं। तो हम नेम ऑफ एलिमेंट्स यहां लिख लेते हैं। और यहां LHS यानी नंबर ऑफ, यहां लिख लेते हैं नंबर ऑफ आइटम्स। तो स्टूडेंट्स हम यहां लिख लेते हैं और यहां पे हम डिवाइड कर देते हैं इसे 2 पार्ट में। नंबर ऑफ आइटम्स ले लेते हैं LHS और यहां पे ले लेते हैं RHS। तो स्टूडेंट्स अब नाउ कम टू द पॉइंट। अब पॉइंट पे आते हैं कि हमारे पास पहला क्या है? Fe। फेरस। तो LHS में कितने आइटम हैं? 1, RHS में 3। ठीक, अब हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन H2। तो LHS में कितने हैं? 2 आइटम्स, RHS में
तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में हमारे हाइड्रोजन के 2 एटम और राइट हैंड साइड में भी 2 एटम। ये तो पहले से बैलेंस है। और भी चेक कर लेते हैं। अब किसका चेक करना है? ऑक्सीजन। क्या चेक करना है? ऑक्सीजन। तो इधर ऑक्सीजन में हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल एटम है और राइट हैंड साइड में हमारे 4 एटम्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी हम लिस्ट बना चुके। दिस मीन्स to list the number of atoms of different elements on both sides of arrow and select the formulae having maximum number of atoms। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना था? हमें लिस्ट बनाना था डिफरेंट एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ, और दिखाना था कि लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट में कितने एटम हैं किस एलिमेंट के, और प्रोडक्ट में कितने आइटम हैं। हमें यही इक्वल करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम ये भी कंप्लीट कर चुके। अब आगे हम स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है? हमें उस फार्मूले को लेना है जो सबसे बड़ा हो। तो हम देखते हैं सबसे बड़ा और मैक्सिमम। तो यहाँ Fp सिंगल आइटम, H2O 2 1 3 आइटम, H2 2 आइटम, 3O4 7। तो मैक्सिमम आइटम का क्या है? Fp3O4। तो हम Fp3O4 हम सेलेक्ट करते हैं और इसमें से Fp3O4 ये बिगेस्ट फार्मूला है। इसमें हाईएस्ट एटॉमिसिटी के एलिमेंट को पहले सेलेक्ट करो। तो हाईएस्ट एटॉमिसिटी का ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन? 4। कितना ऑक्सीजन? 4। तो ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 4 है। और इधर अगर हम 4 से, यहां मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने पूरा नहीं पढ़ा, पूरा आपको पढ़ के बता दे रहा हूं, क्योंकि ये एटॉमिसिटी है। किसी में भी आप सब स्क्रिप्ट में ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना उसे हटा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आगे फार्मूले के आगे कोएफिशिएंट के रूप में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं बैलेंसिंग के दौरान। किसी प्रकार की गलती ना कीजिएगा। तो चलिए अगर हम इसे आगे प्रोसीड करते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं Fp प्लस H2O एरो Fp3 वो 4 प्लस H2। अब हम इन्हें बॉक्स में ही रख करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बॉक्स में इन्हें क्लोज कर लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आप ध्यान से, इसकी एटॉमिसिटी ऑक्सीजन के कितने आइटम? 4 आइटम प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में केवल सिंगल आइटम। तो हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे 4, यानी हम सीधे 4 से अब मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमें क्या मिलेगा? आइए चेक कर लेते हैं कि हमें क्या मिला। स्टूडेंट्स हमें इसी को हम इस फॉर्म में पा गए। हमें क्या मिल गया? Fp Fp प्लस 4H2O
एरो Fe3O4 अब देखते हैं हम 4 टू जा 8 और 4 1 जा 4, तो इधर ऑक्सीजन इधर 4 था, इधर भी 4 हो गया। अब हो गया 4 1 जा 4, अब इधर भी ये था और अब 4 हो गया, तो ऑक्सीजन इक्वल हो गया। लेकिन अब 4 टू जा 8, अब क्या हो गया 8 हाइड्रोजन हो गया और इधर 2 हाइड्रोजन हो गया। तो हम क्या करेंगे अब की बार इधर 2 हो गया और इधर क्या हो गया, इधर हो गया मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिए हैं, तो हमें इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा आरएचएस में भी। तो क्या आ जाएगा, हम पीछे कर नहीं सकते आगे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा Fe प्लस 4 H2O एरो Fe3O4 प्लस 4 H2। अब आपको हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार दिखेगा। क्या आ गया आपके पास, फेरस आ गया है, पहले से था आया नहीं है, पहले था। और यहाँ पे 4H2O 4 टू जा 8 हाइड्रोजन और यहाँ भी आपका 4 टू जा 8 हाइड्रोजन। अब फिर हम यहाँ आते हैं, अब हम देख लेते हैं ऑक्सीजन का 4 से मल्टीप्लाई किया गया, तो क्या हो गया 4 1 जा 4 और 4 इधर भी था, इक्वल हो गया है। इधर देखिए 4 1 जा 4 इक्वल हो गया, इधर प्लस 4 था। और हमारे आरएचएस में सॉरी अब हमारे एलएचएस में हो गया था 4 टू जा 8 हाइड्रोजन, इधर भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इधर भी हो गया 4 टू जा 8 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बराबर हो गया और ऑक्सीजन के आइटम बराबर हो गए, लेकिन इधर आयरन 1 आइटम, इधर आयरन के 3 आइटम। आइए मल्टीप्लाई करते हैं फिर अभी, क्योंकि अभी पूरा बैलेंस नहीं हुआ है, अभी पूरा बैलेंस नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप पे हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Fe प्लस 4 H2O एरो Fe3O4 प्लस 4 H2। अब देख लीजिए इधर ये बैलेंस है या नहीं, ये भी हमारा पूरा हो गया। आफ्टर लिस्टिंग नंबर ऑफ आइटम्स लिखने के बाद सिलेक्ट फार्मूला ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स नो मैटर इट इज ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट, इट इज ए नो मैटर इट इज ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सबसे ज्यादा किसमें था, हमारे प्रोडक्ट में था, तो हमने इसी को लिया था। फिर टू स्टार्ट बैलेंसिंग, बैलेंस करना शुरू किया गया। टू मेक द नंबर ऑफ आइटम इक्वल ऑन बोथ साइड्स वी कैन नॉट चेंज द सबस्क्रिप्ट ऑफ एनी फार्मूले बट कैन मल्टीप्लाई ए फार्मूला बाय राइटिंग रिक्वायर्ड नंबर एज द कोएफिशिएंट ऑफ द फार्मूले एंड कीप ऑन डूइंग द सेम टिल फाइंडिंग ए बैलेंस्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स हमने बताया था, हम किसी के पीछे सबस्क्रिप्ट होता है एटॉमिसिटी, जैसे H2 लिखा है, यहाँ देखो Fe3O4 लिखा है, ये सबस्क्रिप्ट हैं, हम इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। बल्कि आप देख लो जैसे हमने यहाँ पे 4 लिखा आगे,
ये सबस्क्रिप्ट के रूप में नहीं है बल्कि ये कोएफिशिएंट के रूप में है। तो हमेशा बैलेंस करने के लिए कोएफिशिएंट के रूप में मल्टीप्लाई किया जाता है, कभी भी एटॉमिसिटी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, ये याद रखिएगा। स्टूडेंट्स लास्ट में टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण की सत्यता को परख लें, जांच लें एक बार। तो आइए चेक कर लेते हैं। Fe के 3 आइटम हमारे रिएक्टेंट में है, हमारे रिएक्टेंट में देख लीजिए आयरन के 3 आइटम, और इधर प्रोडक्ट में भी आयरन के 3 आइटम, तो दोनों तरफ आयरन के आइटमों की संख्या बराबर है। फिर चेक कर लेते हैं, इधर 4 1 जा 4 ऑक्सीजन के 4 आइटम और इधर 4, यानी ऑक्सीजन के आइटमों की संख्या भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल है। अब चेक कर लेते हैं हाइड्रोजन, तो 4 2 जा 8, यानी 8 आइटम हाइड्रोजन के हमारे रिएक्टेंट में है और 4 2 जा 8 आइटम ही हमारे प्रोडक्ट में है। इस प्रकार नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच पार्टिसिपेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच पार्टिसिपेंट इन प्रोडक्ट। Thus it follows the laws of chemical combination, that is the law of conservation of mass। यानी अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की पुष्टि होती है, अर्थात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है यह इक्वेशन। तो यह इक्वेशन हमारा सत्य है, बैलेंस्ड है, दैट इज राइट। अब हम इसको लिख सकते हैं बॉक्स हटा के भी 3 Fe प्लस 4 H2O एरो Fe3O4 सौम्या तुम बताओगी Fe3O4 किसका फार्मूला है? गलत जवाब, गलत जवाब। Fe3O4 अभी मैंने यहां पे लिख दिया था, मैग्नेटिज्म ऑक्साइड का फार्मूला है। और स्टूडेंट्स, डू यू नो हाउ टू फाइंड मैग्नेटिज्म ऑक्साइड, कैसे मिलता है? मैंने आपको बताया था आयरन हमारा डबल वैलेंसी दर्शाता है। जब आयरन की वैलेंसी 2 होती है तो इसे कहते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। और जब आयरन की वैलेंसी 3 होती है तो उसको बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं? फेरिक। तो स्टूडेंट्स, और आयरन की भाषा में डबल वैलेंसी जब होगा तो आयरन सेकंड कहेंगे और 3 वैलेंसी होगा तो आयरन थर्ड कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आयरन सेकंड ऑक्साइड और आयरन थर्ड ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन ही हमारा मैग्नेटिज्म ऑक्साइड कहलाता है। सर आप समझ गए कि मैग्नेटिज्म ऑक्साइड डायरेक्ट नहीं बनता, बल्कि आयरन सेकेंड और आयरन थर्ड ऑक्साइडों को कंबाइन करने पे बनता है। दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज पार्ट 3। और अब हम लोग अपने अगले वीडियो में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ेंगे और फिर आगे इक्वेशंस बैलेंस करेंगे। तब तक बी इनसाइड योर हाउस, बी सेफ, बी हैप्पी। स्टूडेंट्स, यू मे कॉल मी फॉर एनी टाइप ऑफ अनकन्वीनियंट, किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आप हमें कॉल कर सकते हो। मैं हूं आपका सुशील सर। थैंक यू।